अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था होमवर्क। सवाल होमवर्क किया है ट्राई। किस किसने किया होमवर्क? ठीक है जी, माशाल्लाह। बाकी भी कभी ना कभी तो कर ही लेंगे, इस अटेम्प्ट में, अगली अटेम्प्ट में करेंगे जरूर इंशाल्लाह। मसले भी होंगे, मसले भी होंगे, हैं मसले। जॉइंट कॉस्ट को बांटते हुए दूसरे प्रोडक्ट की जब एनआरवी निकाली है, उस ब्रैकेट के अलावा प्रोसेस वन में मसले हैं तो बताएं। देखें, प्रोसेस वन का क्वांटिटी स्केड्यूल, उसका ईपी, उसकी कॉस्ट पर यूनिट, उसके कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालना, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस निकालना, इन चीजों में कोई मसला है तो पहले तो शर्म आनी चाहिए, और शर्म आने के बाद पूछना है तो। जी, वो भी चला के गया इसी, अभी भी चलाइए, अभी चलाए, ठीक हो जाएगा, अभी ठीक हो जाएगा यार, अभी हो जाएगा ठीक, कोई बात नहीं, सांस आ जाएगा। प्रोसेस वन पूछ रहा हूं मैं, प्रोसेस वन में जब जॉइंट कॉस्ट को बांटा है तो एनआरवी निकालने में मसला होता है कॉम को, उसके अलावा होता है क्या? पहली दफा ही तो करा रहा हूं, उससे पहले तो ये क्लास में कराया ही नहीं था लास्ट टाइम। इसमें प्रोसेस वन का क्वांटिटी स्केड्यूल, ईपी, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, कॉस्ट ऑफ एब्नॉर्मल लॉस, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? इस साल में ना एक मुश्किल ये थी कि नाम बहुत सारे थे, तो वो कंफ्यूजिंग चीज है पेपर में बैठ के, ये जो इतने सारे केमिकल हैं और उसमें मटेरियल कौन सा और प्रोडक्ट कौन सा है, ये एक जरूर घुमाया था एग्जामिनर ने 16 नंबर पेपर में बैठ के, इस तरह का प्रेशर। अदरवाइज अगर ध्यान से सॉल्व करें तो प्रोसेस वन में जॉइंट कॉस्ट बांटने से पहले पहले बेटा पूछना है तो पूछें, नहीं। प्रोसेस टू में चलते हैं जी, 0.5 में जी। देखें, हम लोग जब जॉइंट कॉस्ट बांटते हैं तो जो जॉइंट प्रोडक्ट्स बने उनमें बांटते हैं या उनमें से जो बिक गए उनमें बांटते हैं? जो बने, तो इसलिए 0.5 का कुछ भी नहीं करना। हमने जो एनआरवी लेनी होती है वो टोटल प्रोड्यूस्ड की लेनी होती है, तो अगर उनमें से कुछ बचे रह गए तो बचे रहे, तो इसलिए 0.5 का कुछ भी नहीं करना। और 0.4 से आसानी हो गई, ईपी में आसानी हो गई बस। चले प्रोसेस टू। प्रोसेस टू में एक तो पिछले प्रोसेस से ट्रांसफर इन होना है। प्रोसेस टू बता रहा हूं, प्रोसेस टू जिन्होंने सवाल किया है, प्रोसेस टू समझा रहा हूं। प्रोसेस वन एलोकेशन बताता हूं, पहले प्रोसेस टू पे चलते हैं। प्रोसेस टू के अंदर एक तो ट्रांसफर इन है, उसकी क्वांटिटी भी दी हुई थी, और एक न्यू मटेरियल है, उसकी क्वांटिटी भी दी हुई थी। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं, जॉइंट बाय प्रोडक्ट जॉइंट प्रोडक्ट का मसला नहीं है, तो सिर्फ नॉर्मल लॉस लगेगा इस पे और आउटपुट आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन क्यों नहीं है? क्योंकि कोई बैलेंसिंग फिगर बन ही नहीं रही। तो प्रोसेस टू के क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई एतराज? प्रोसेस वन मैं बताता हूं बेटे, भी एनआरबी बांटना बताता हूं, उससे पहले मैं प्रोसेस टू पे आया हूं। ये मैंने कोई सवाल कराते हुए बात समझाई थी कि जब ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस ही नहीं है, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन ही नहीं है, तो फिर हमें ईपी बना के और कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए ईपी बनाने की भी जरूरत नहीं रही और कॉस्ट पर यूनिट निकालने की भी जरूरत नहीं रही। वही जो करंट पीरियड कॉस्ट होनी थी वही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स है। ये मैंने, मुझे याद आया, खुद से सवाल बनाया था बाय प्रोडक्ट पढ़ाते हुए, तब मैंने ये बात की थी। फिर भी अगर किसी ने बनाना है तो जरूर बना लें, लेकिन वो 4-5 लाइनों की वर्किंग के बाद एंड रिजल्ट फिर यही निकलना है। तो कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स वही होगी जो करंट पीरियड कॉस्ट है। इस बात पे एतराज? अच्छा, अब करंट पीरियड कॉस्ट समझाता हूं, ये मैं सोल्यूशन से ही बता रहा हूं, ठीक है? वर्किंग टू देखिएगा, वर्किंग 2.3 सोल्यूशन से ही बता रहा हूं, वर्किंग 2.3। पहुंचे तो बोलता हूं। कॉस्ट पर यूनिट निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना?
क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस नहीं है, एएल एजी नहीं है, तो फिर कॉस्ट पर यूनिट निकाल के कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स अलग निकालना, कॉस्ट ऑफ एएल अलग निकालने की जरूरत नहीं रही। जो करंट पीरियड कॉस्ट्स हैं वही कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स हैं। अब वो क्या है? एक तो प्रोसेस 1 से वहां का ज्वाइंट प्रोडक्ट इधर आना है, जो अभी फिगर नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि एनआरवी नहीं निकली। तो ये जो वर्किंग 2.3 में कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर इन है, ये अभी हमें नहीं पता। अभी तो लिखी नजर आ रही है लेकिन नहीं पता। जो इसमें मजीद खर्चा होना है, ज्यादा जबानी होगी बात, प्रोसेस 1 से क्या होना है? आउटपुट क्या है? एल है, एम है और बाय प्रोडक्ट एन है। और इसका इनपुट क्या था? टी। बस एम ने प्रोसेस 2 में जाना है जी। फिर प्रोसेस 2 में एक और नया मटेरियल ऐड होगा। कौन सा? वी। पी वी। और उसके अलावा कन्वर्जन तो है ही है। जब हम लोग प्रोसेस 1 सॉल्व करते हुए ज्वाइंट कॉस्ट को बांट रहे होते हैं, तो हम लोग बांटते हुए एल और एम की टोटल एनआरवी निकाल रहे होंगे। एल कितने लीटर बने? कितना जी? 8700। एक कितने का बिकता है? 5000 का, लेकिन 500 खर्च होता है। और हाँ कितना? तो ये एल की टोटल एनआरवी बन गई। 8700 एल के बने और यही सारे के सारे बिकते हैं। जितने लोगों ने किया है इतने क्वांटिटी बनी और यही सब बिकनी है, तो ये उनकी पर यूनिट एनआरवी, यानी एल टोटल इतना कमा के देगा। एम, पहली बात तो ये कि जब आपको मैंने वो सिग्मा बीटा वाला सवाल कराया था, तो उसमें हमने यहां बीटा के 16055 लिखे थे जरूर, साथ इसको 0.95 भी किया था, क्योंकि इनटू ये जो पैसे कमा के लाने हैं वो बीटा ने नहीं थीटा ने कमा के लाने हैं, तो मल्टीप्लाई भी थीटा के यूनिट से करना था। इसको 0.95 करके हमने थीटा के यूनिट्स निकाले थे। इस सवाल में हम ऐसे नहीं कर सकते। एम कितने बने हैं? एम 7.2। और अगले प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना होना है? 15। तो हम ऐसा कर लेते, है ना। लेकिन जो प्रोडक्ट बनना है उसमें ये भी मिलना है तो ज्यादा बनेगा। तो एम से हमें जो टोटल रिकवरी होगी वो इसके शामिल होने के बाद जो प्रोडक्ट है वो कमा के लाके देगा। तो इसलिए ऐसा करने से मसला क्यों नहीं हल होगा? क्योंकि इसमें वी और डलना था। तो इसलिए इतनी लंबी इक्वेशन लिखने की बजाय हम सीधा सीधा उस नए प्रोडक्ट के यूनिट्स ही लिख लेते हैं। 750, यानी समझे हमने थीटा के यूनिट्स लिख दिए हैं। अच्छा, अगर उस प्रोसेस में इस सवाल में नहीं था इसलिए ये लिख के काम चल गया। अगर इस सवाल में कोई क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस एएल एजी होता तो फिर हम क्या करते? फिर हम ये करते कि एम कितने थे? 7.2 प्लस वी कितना डला? 17, और इन दोनों को फिर हम मिला के 0.85 करते। और अभी भी इनफैक्ट यही हो रहा है, इसको मिला के 0.85 ही हो रहा है अभी भी। लेकिन मैंने सॉल्यूशन में डायरेक्टली ये लिखने की बजाय 7650 लिख दिया। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि हम इस वक्त प्रोसेस 1 सॉल्व करते हुए जब ज्वाइंट कॉस्ट बांट रहे होते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि ये टोटल नेट कितने पैसे कमा के लाके देगा और ये टोटल नेट कितने पैसे कमा के लाके देगा। अब ये पैसे कमाने के लिए इस साथी को साथ मिलाएगा तो पैसे कमा के लाके देगा, तो इसलिए साथ हमें उस वी के यूनिट्स भी लिखने पड़ेंगे, ये वी वाले यूनिट्स भी लिखने पड़ेंगे। तो ये मिल के प्रोडक्ट बनेगा और वो कितने का बिकेगा? 7000, लेकिन 600, 350 क्या है? तो ये 600 क्या था? अच्छा ठीक है। एम अभी इतना है, इसके साथ ये मिलेगा, फिर ये दोनों भाई मिलके इतने बनेंगे और वो नेट इतने के बिकेंगे। लेकिन सेल प्राइस माइनस सारे खर्चे जो होंगे, ये तो वो हैं जो पर यूनिट हैं।
फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी तो होगी। क्या वो सिर्फ इसकी कन्वर्जन होगी? नहीं, ये भी होगी, क्योंकि प्रोसेस 1 के एंड पे खड़े होके ये फर्दर ही है। थोड़ी मुश्किल होगी बात। हम लोग जब जॉइंट कॉस्ट बांट रहे होते हैं, ये वाली कैलकुलेशन, तो टाइम के लिहाज से ये सारी कैलकुलेशन कब हो रही हैं? महीने के एंड पे, यानी पूरी पिक्चर सामने आ गई हुई है, मंथ एंड पे कैलकुलेशन है। लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बात कर रहा हूं, फिजिकली कहां खड़े होकर कैलकुलेशन हो रही है? प्रोसेस दोबारा, ये जो हम लोग जॉइंट कॉस्ट बांट रहे होते हैं, टाइम के हिसाब से अगर बात करें तो ये सारी कैलकुलेशंस कब हो रही हैं? मंथ एंड पे। उस मंथ एंड पे हमें प्रोसेस 1 का एक्चुअल डाटा भी पता चल चुका, प्रोसेस 2 का भी पता चल चुका, लेकिन कॉन्सेप्चुअली हमारी ये कैलकुलेशन क्या शो कर रही है कि प्रोसेस 1 के एंड पे खड़े होके हम ये कर रहे हैं। यानी हम प्रोसेस 1 के एंड पे खड़े होके कह रहे हैं कि ये जो एम बना है वो टोटल इतने कमा के लाएगा और उसके लिए इतना खर्चा भी होगा या हो चुका होगा। तो ये भी और ये भी, ये दोनों ही फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। तो मैंने इसलिए वर्किंग 2.3 मैनेज ही ऐसे की कि इनको एक डब्बे में बंद किया। 2.3 वर्किंग देखें, यानी इस ट्रांसफर इन के अलावा जो कुछ भी प्रोसेस 2 में होना है, मैंने उस सब को एक डब्बे में बंद करके उसको फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट कह दी। और ये 2063 है जो ऊपर देखे मैंने वर्किंग 1 पॉइंट इधर गया, वर्किंग 1.4 में किया हुआ है। ये -2.063 मिलियन। ये मुझे यहां वर्किंग 2.3 लिखना चाहिए रेफरेंस में। ये रेफरेंस में वर्किंग 2.2 लिखा हुआ है, 2.3 लिखना चाहिए। हाँ जी, जिन्होंने सवाल किया है, जो ये डिस्कशन सुन रहे हैं, बताएं क्या एतराज तकलीफ है जी। देखें, ये यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स से इस पर यूनिट चीज को मल्टीप्लाई किया और 2.063 मिलियन टोटल ही को माइनस कर दिया। आप कह रहे हैं उसको भी पहले पर यूनिट करें, तो फिर कर लें, फिर प्रोसेस 2 में ईपी भी बना लें और फिर कॉस्ट पर यूनिट भी निकाल लें, और फिर उसी कॉस्ट पर यूनिट को हमने इन्हीं से डिवाइड किया हुआ था, उन्हीं से दोबारा मल्टीप्लाई भी कर लें। तो इसलिए फिर मैंने डायरेक्टली 2.063 लिख दिया। वरना अगर हमने प्रोसेस 2 का ईपी और कॉस्ट पर यूनिट बनाई होती जैसे सिग्मा बीटा किया था, तो उसमें जरूर हम यहां कन्वर्जन पर यूनिट लिखते, बल्कि सिर्फ कन्वर्जन नहीं, ये सारा कुछ। अच्छा, मैंने पहले भी बात की थी, दोबारा तसल्ली करा देता हूं। एंड आंसर देखकर एग्जामिनर पूरे नंबर देता या काटता नहीं है। सारी कैलकुलेशन स्टेप्स के नंबर होते हैं। इस सवाल के 16 नंबर में से अगर किसी से ज्वाइंट कॉस्ट नहीं भी बटी होगी, 2-3 नंबर कट जाएंगे बस। तो सारा नहीं जा रहा है सवाल। पेपर में फेल होने वाले बच्चों में ना एक तादाद वो भी होती है जो सवाल देख के घबरा जाते हैं और सवाल छोड़ देते हैं। यानी जो उसमें मुश्किल चीज है उसी पे ही दिमाग और टाइम लगा देते हैं और आसान चीजें शुरू ही नहीं की होती, और मुश्किल वर्किंग को छोड़ के वहीं सवाल छोड़ के आगे चले जाते हैं। तो इसलिए इस सवाल में, अच्छा उसका हल, आप किसी वर्किंग को कर रहे थे और कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या है, बहुत मुश्किल इंग्लिश थी, तो जो समझ आ रहा है वो करें और उस आंसर को लेके आगे बढ़ें। उस वर्किंग के नंबर कट जाएंगे बस, उसको लेके आगे जहां यूज किया होगा। जैसे आपको ये एनआरबी नहीं समझ आई, आपने यहां कुछ गुचमुच मचा दिया, अब आपने जो भी यहां लिखा उसकी बेस पे आपने कॉस्ट बांटी। जाहिर है एल की कॉस्ट भी गलत ही निकली होगी, लेकिन आपने जो ये एनआरबी लेनी थी उसके नंबर गए। अब आपने जो बांट लिए और उस बांटने के बाद सारा प्रोसेस 2 सॉल्व किया, वो सारा गलत नहीं हो जाएगा। तो इसलिए जिस कैलकुलेशन पे फंस जाए वहां सवाल छोड़ने की बजाय जो जैसा समझ आ रहा है सॉल्व करें और आगे चलें। अच्छा, अब इसमें यह भी नहीं करना कि हर सवाल पे ही आप जो समझ आता था करके आगे बढ़ जाते थे और 20 मिनट बाद पेपर खत्म करके बैठ गए कि हम क्या करें। तो ड्यू टाइम भी इस्तेमाल करना है, पूरा टाइम लगाएं, लेकिन बिल्कुल उस सवाल ही पे जिद्दी हो जाना। कई जिद्दी बच्चे होते हैं, वो 1.5 घंटा एक जिद्दी, तो इसलिए टाइम का ख्याल रख के काम करना है। जिन्होंने इस सवाल पे थोड़ी बहुत भी मेहनत की और अभी भी और पूछना है तो पूछें। यहां वाले कुछ नहीं पूछना? चलें फिर एक
निस्बतन आसान सवाल होमवर्क ले लें। ये है जी स्प्रिंग नहीं ऑटम 22 ऑटम 22 ऑटम 22 मार्स लिमिटेड। ऑटम 22 मार्स लिमिटेड, ये होमवर्क करना है यार जरूर। मार्स लिमिटेड है, ये बुक में मेरी क्वेश्चन नंबर 3 है। मार्स लिमिटेड ऑटम 2022, तीनों पार्ट। अगला चैप्टर। अच्छा, अभी तक आप कॉस्ट में बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब आप बहुत डिफरेंट पर्सनैलिटी हो चुके हैं अगर साथ साथ चल रहे थे तो। और अब आप फिजिकली भी स्ट्रांग हो चुके हैं, तो आप एक दिन में 2 मुश्किल टॉपिक साथ चला सकते हैं। और आप को लाहौर में जहां भी बुला लें आपको आने में है, क्योंकि आप बहुत स्टैमिना वाले हो चुके हैं। तो एक क्लास आप पढ़ा करेंगे यहाँ, दूसरी गुलबर्ग में पढ़ लिया करेंगे। और मैं पहले भी बड़े प्यार मोहब्बत से बता चुका कि मेरे लिए एक्स्ट्रा क्लास यहाँ करने में मसले ज़्यादा हैं, तो इसलिए आप वहाँ आ जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये बता दूं कि ये जो मैंने आज शाम में शुरू करना है, आज शाम में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका बाकी किसी और चैप्टर से कोई लिंक नहीं है। वैसे तो मेरा मशवरा यही है कि आप इसको अभी साथ साथ ही करिएगा, लेकिन अगर कुछ साथ साथ नहीं कर पा रहा होता, कोशिश करें कि ईद की छुट्टियों से आगे ना जाने दें इसको। इरादा मेरा यही है कि दोस्तों में इसको क्लोज कर दूं, क्योंकि दोस्त तो हैं अभी तक, तो इरादा है कि दोस्तों में क्लोज कर दूं। है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। 2-3 सवालों के अलावा ये आसान टॉपिक है। 2-3 सवाल पास्ट में ऐसे आए हैं, और वो भी यही ऑटम 23 और स्प्रिंग 24 में तो आया नहीं था, तो 2-3 सवाल इसके बहुत मुश्किल हैं, अदरवाइज ये आसान टॉपिक्स में से। तो इसलिए हंसते खेलते ही गुजर जाएगा वक्त। इसका और किसी टॉपिक से कोई लिंक नहीं है, इसलिए अगर आपसे साथ साथ मैनेज ना हो तो आप ईद की छुट्टियों में कर लें, लेकिन उसके अलावा दोबारा कोई टाइम ऐसा आना नहीं है ईद की छुट्टियों के अलावा, तो साथ साथ कर लें तो बहुत अच्छी बात है। ना कर सकें तो ईद की छुट्टियों में कवर कर लें इसको, लेकिन इससे आगे नहीं जाइएगा, क्योंकि इससे आगे फिर और मुश्किल होना कॉस्ट बहुत ज्यादा। तो अभी मैं रेगुलर क्लास में शुरू कर रहा हूं मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और शाम में जो एक्स्ट्रा शुरू करूंगा वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। उसके अलावा मुझे कुछ और मिल नहीं रहा था शुरू करने के लिए, वैसे मैं वो आखिर में कराया करता हूं, लेकिन ठीक है, मुश्किल नहीं है, इसलिए अभी भी चल जाएगा। ये है जी मेरी बुक में चैप्टर 8। ये छोटा सा चैप्टर है, और इसमें स्टूडेंट्स को मुश्किल ये पेश आती है कि इतने सारे दिन प्रोसेस कॉस्टिंग में लगाने के बाद वो समझ रहे होते हैं शायद बहुत लंबा चैप्टर होगा, तो जल्दी खत्म हो जाता है। तो ये मुश्किल है, अदरवाइज ये मुश्किल नहीं है। यानी ये घबराहट बस होती है, बस ये घबराहट है, वरना ये मुश्किल नहीं है। सवाल करेंगे तो पता लग जाएगा। इंपॉर्टेंट तो सारा कुछ ही है। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अच्छा, अब आप, हाँ, ये रिकॉर्डिंग के ग्रुप में किसी बच्चे ने पूछा था हम रजिस्टर कैसे मैनेज करें। देखें, लेबर एक सेपरेट टॉपिक था, वो मैंने आपको कहा था रजिस्टर एंड से चला लें, खत्म हो गया। और ये जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, तो इसको भी अलग से ही किसी रजिस्टर पे चलाएं। यानी ये अलग चलेगा और इन्वेंट्री मैनेजमेंट अलग चलेगा। ये मेरा ख्याल है 4-5 में खत्म कर दूंगा। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, आज फिर शाम को इंशाल्लाह वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करूंगा शुरू। भाई देखो बेटे, आप ना हिम्मत करेंगे तो काम चलेगा। मेरा काम है आपके लिए जो मेहनत कर सकता हूं करूं, आपको साथ आपके लेवल पे रह के चलाऊं। जिन बच्चों को ये लगता है, खासतौर पर रिकॉर्डिंग वाले बच्चे, कि कॉस्ट मुश्किल है तो समझ नहीं आ रही, तो हाँ है, तब है। अब उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, अपनी तरफ से जो कोशिश कर सकता हूं समझाने की, प्रैक्टिस कराने की, वो करता हूं। लेकिन आपको भी ना हिम्मत हौसले से चलना है। अब जैसे ये शाम में जो चलाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम, तो बेटे साथ साथ आपको मेहनत करके ही मैनेज करना पड़ेगा। करनी है मेहनत है। देखें, आप सब बड़े अच्छे बच्चे हैं, अपने घरों से निकले पढ़ने के लिए, अपनी सारी बाकी मसरूफियात छोड़ी। बहुत मसरूफ लोग थे, वो मसरूफियात छोड़ के आप यहां पढ़ने आए, तो कर लेंगे इंशाल्लाह।
मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ना पहले ये बता रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट क्या है, फिर बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या करना है। ये दो अलग अलग बातें। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, पहले सिर्फ एज अ कॉन्सेप्ट बात कर रहा हूं, फिर बताऊंगा कि इस चैप्टर में क्या करना है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं, हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो हमें एक कितना कॉस्ट करता है, जो प्रोसेस कॉस्टिंग में करते आ रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में जो कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं वो एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की ही कॉस्ट निकाल रहे हैं ना। हाँ, वहां प्रोसेसेस थे तो आखिरी प्रोसेस से पीछे वाले प्रोसेस भी थे, लेकिन अगर आखिरी प्रोसेस का सवाल था तो उसमें जो कॉस्ट पर यूनिट निकली है वो किसकी पर यूनिट है? प्रोडक्ट की है ना। तो वो जो हम निकाल आए हुए हैं उसी की बात कर रहा हूं। उसमें क्या क्या खर्चे शामिल कर रहे होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल और कन्वर्जन, यानी कन्वर्जन में क्या था? डायरेक्ट लेबर और एफर्ट, ये तीन चीजें शामिल कर रहे होते हैं। प्रोडक्ट कॉस्ट में क्या शामिल करना है, इसके हवाले से दो फिरके हैं। एक फिरका यह कहता है कि प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एक फिरका यह कहता है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हुए फैक्ट्री के सारे खर्चे कंसिडर होने चाहिए, यानी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और पूरा एफओएच। पूरे एफओएच का मतलब है वेरिएबल भी और फिक्स्ड भी। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच वाला फिरका यह कहता है कि अगर हम प्रोडक्शन ना भी करते तो फिक्स्ड एफओएच तो होने ही थे ना, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी नहीं है, तो इसलिए प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड नहीं आने चाहिए। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग अप्रोच है। डायरेक्ट मटेरियल दो दफा ये कौन लिख गया यार? लेबर, लेबर। तो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। इसके मानने वालों का कहना है कि फिक्स्ड एफओएच भी प्रोडक्ट की कॉस्ट में इंक्लूड होने चाहिए। इसके मानने वालों का कहना है कि नहीं, फिक्स्ड एफओएच प्रोडक्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं होने चाहिए। अच्छा, मैं बोल तो रहा हूं एहतियात से, ख्याल से, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चे इस जुमले को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराते। इस अप्रोच के मानने वालों के मुताबिक फिक्स्ड एफओएच होते ही नहीं होंगे, होते हैं लेकिन वो प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनते, उनको पीरियड कॉस्ट कहते हैं। यानी जिस साल का रेंट एक्सपेंस है उसी साल में फैक्ट्री में एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा। लंबा जुमला हो गया। जो खर्चे प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बन गए वो इवेंचुअली पीएनएल में कब चार्ज होंगे? जब प्रोडक्ट सेल होगा तो वो कॉस्ट ऑफ सेल के नाम से चार्ज हो जाएंगे। इन लोगों का कहना है कि ये सारे ही प्रोडक्ट कॉस्ट हैं। इन लोगों का कहना है कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, जबकि जो फिक्स्ड एफओएच है वो पीरियड कॉस्ट है, यानी उस साल में एक्सपेंस बनना चाहिए जिस साल में वो हो रहा है, प्रोडक्ट बनने से लिंक नहीं है। तो इस शाख में आप, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख लें इस शाख में कि फिक्स्ड एफओएच इज अ पीरियड कॉस्ट, फिक्स्ड एफओएच इज अ पीरियड कॉस्ट and charged as expense, charged as expense when incurred, charged as expense when incurred। अच्छा, इस बात को ना बच्चे पता नहीं क्यों लेकिन लिफ्ट नहीं कराते, और वो ये याद रख लेते हैं कि सर ने कहा था कि अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता है तो उस बिजनेस के फिक्स्ड एफओएच ही नहीं होते। सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, फिक्स्ड एफओएच होते हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करने वाला बिजनेस है तो फिक्स्ड एफओएच भी प्रोडक्ट कॉस्ट है। लेकिन अगर मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करने वाला है तो उसको प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा नहीं बना रहा, फिक्स्ड एफओएच उसी साल एक्सपेंस बन जाएगा। अच्छा, वैसे तो बिजनेस की मर्जी है, बिजनेस की,
लेकिन एग्जाम के सवालों को देखते हुए मैं आपको एक नसीहत ये कर रहा हूं कि ये जो पोर्शन है ना, ये OAR पर यूनिट है, जबकि ये एक्चुअल होता है। दोबारा सुनिए, असल में वेरिएबल भी OAR पर यूनिट होता है इसके अंदर, लेकिन इस टॉपिक के सवालों को देखते हुए बता रहा हूं, यानी इस टॉपिक में जो सवाल टेस्ट होते हैं उनके लिए बता रहा हूं कि ये OAR पर यूनिट और बाकी सब एक्चुअल है। ये बात आप जब लिख रहे हैं तो ये लिखें स्पेशली फॉर चैप्टर 8, यानी जो इसके क्वेश्चन है ना, ये खास उसके लिए, ये वाली बात इस चैप्टर के लिए खास है बात। अच्छा, अब ये हैं दो अप्रोचेस। किस चीज की अप्रोचेस? प्रोडक्ट कॉस्ट की, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इस अप्रोच के मानने वाले कहते हैं कि प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड एफओएच शामिल नहीं होंगे, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले कहते हैं होंगे। यहां तक लिखा? अच्छा, अब जो बात बता रहा हूं ना, ये अगर आपको काम की बात लगे तो लिखना, ना लगे तो टोटली इग्नोर करना इसको। ये सिर्फ मैं कुछ बच्चों के पूछे गए सवालों का जवाब दे रहा हूं। कुछ बच्चे पूछते हैं, आप में से भी हो सकता है कुछ सोच रहा हो कि ये तो इतना सारा कुछ प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये हो क्या रहा है? तो इनके लिए सिर्फ एक जवाब ये दे रहा हूं कि प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के ही तरीके हैं। लेकिन इन तरीकों को लगाते हुए कौन कौन से खर्चे शामिल करने हैं? अगर बिजनेस ये पॉलिसी फॉलो करता है तो ये शामिल करने हैं, और अगर ये पॉलिसी फॉलो करता है तो ये शामिल करने हैं। नहीं समझ आई? मार्जिनल कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग की लिस्ट में नहीं है। दफा करें मेरे ख्याल में। प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये सब कॉस्टिंग्स ही हैं। इन सब में ही बिजनेसेस के नेचर फर्क होने की वजह से इनके नाम अलग अलग थे और प्रोडक्ट की कॉस्ट ही कैलकुलेट हो रही थी। लेकिन मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इस लिस्ट में ऐड नहीं है। वो इन्हीं तरीकों को लगाने की दो अप्रोचेस हैं। यानी प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो करते हुए कन्वर्जन में लेबर के साथ कौन से एफओएच मिलाने हैं। अगर वो बिजनेस इस फिरके का हुआ तो वो सिर्फ वेरिएबल एफओएच मिलाएगा, और अगर इस फिरके का तो वो दोनों मिलाएगा। यानी ये जो मुख्तलिफ चीजें पढ़ी हैं, ये बिजनेसेस की मुख्तलिफ अप्रोचेस नहीं, बिजनेस की मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, मुख्तलिफ नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से। इन्हीं में एफओएच कौन से शामिल करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, ये इस बात का फैसला। अगर ये बात ऊपर से कही तो रहने दें, इसको ज्यादा लिफ्ट ना कराएं, बोझ ना, जमीर पे बोझ ना डालें। छोटे छोटे से आपके दिमाग हैं तो इन पे बोझ पड़ जाएगा, अगर तो इग्नोर कर देना इस बात को। अगर किसी को पल्ले पड़ा है और वो कुछ लिखना चाहे तो लिखे, वरना बाकी ना कॉपी पे बोझ डाले ना जमीर पे बोझ डाले। जी 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 बोलेंगे। हम स्टूडेंट्स को, बिजनेस को, बिजनेस अगर एक ही प्रोडक्ट मुख्तलिफ प्रोसेसेस से गुजार के बनाया करता है और वही प्रोडक्ट्स ही बन रहा होता है, या एक से ज्यादा बन रहे होते हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग फॉलो कर रहा होता है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन के बनाता है कस्टमर के कहने के मुताबिक, तो ये फॉलो हो रहा होता है। अब इन्हीं दोनों में अगर मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं और उन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को बांटने का तरीका प्रोडक्ट की बेस पे, तो वो ए बी कॉस्टिंग है। अगर उसकी बेस पे नहीं है तो वो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग। मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये प्रोसेस कॉस्टिंग में भी यूज हो सकते हैं। यानी ये मैंने स्पेसिफिकली इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपसे प्रोसेस मिक्स करके सवाल भी पूछे जा सकते हैं। फिर इसके अलावा ये कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये जो मैनेजमेंट अकाउंट्स हैं, मैनेजमेंट अकाउंट्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होती हैं आईएएस के मुताबिक, लेकिन अगर इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं मैनेजमेंट अपने लिए तो उसको मैनेजमेंट अकाउंट्स कहते हैं।
फिर इसके अलावा एक टॉपिक पढ़ाना है आगे इसी के बाद रेगुलर क्लास में, वेरिएंस एनालिसिस, जिसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के नाम से पढ़ाऊंगा। बजटिंग में भी इस्तेमाल होते हैं, जो उधर है एमएफए में। जी, बजटिंग ये एमएफए में है। तो ये मैंने आपको ना सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया मार्जिनल एब्जॉर्प्शन। अब बता रहा हूं कि चैप्टर 8 क्या है। चैप्टर 8 में हम सिर्फ ये बनाना सीखेंगे, यानी चैप्टर 8 में हम सिर्फ मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत बनने वाली इनकम स्टेटमेंट पढ़ने लगे हैं बस। तो चैप्टर 8 में सिर्फ ये इनकम स्टेटमेंट डिस्कस होने लगी है। वो लिखा। चलें अब चैप्टर 8 शुरू करते हैं। यानी अब मैं आपको ना इनकम स्टेटमेंट ये सिखाने लगा हूं। इसमें ना दो चीजें हैं, इनकम स्टेटमेंट है दोनों अप्रोचेस से, और बिजनेस जो ये फॉलो करता हो या अगर ये फॉलो करता हो तो एंड नेट प्रॉफिट सेम आएगा या फर्क आएगा? फर्क आएगा, फर्क आएगा। प्रोडक्ट की कॉस्ट की अप्रोच ही फर्क है, फर्क आएगा। तो फर्क क्यों आएगा, इस क्यों का जवाब देने के लिए एक चीज बनाते हैं, उसको कहते हैं रिकंसिलिएशन। तो दो इनकम स्टेटमेंट्स और एक रिकंसिलिएशन, ये है इस चैप्टर के अंदर। दोनों मेथड्स की इनकम स्टेटमेंट और दोनों के प्रॉफिट्स का डिफरेंस है, तो उसके लिए रिकंसिलिएशन। ये तीन चीजें हैं जो अब हम इस चैप्टर 8 में पढ़ने लगे हैं। तो इनका फॉर्मेट सिखाऊंगा एक बेस डेटा से, और फिर पास पेपर की प्रैक्टिस, बस ये चैप्टर है। तो अब आप एक सवाल लिख लें। इस सवाल से मैं आपको ना इनके फॉर्मेट, सवाल इसलिए कि वैल्यूज होंगी तो समझ आ जाएगा, वरना बगैर वैल्यूज के फॉर्मेट लिखवाऊंगा तो वो उतना ज्यादा फायदे का नहीं है। तो एक बेसिक सा डाटा बता रहा हूं, मतलब है ज्यादा क्योंकि 2-3 साल की वैल्यूज सामने होंगी ना, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो इन फॉर्मेट्स की समझ आएगी। तो एक 3 साल का डाटा बता रहा हूं, उससे मैं आपको फॉर्मेट सिखाता हूं, और फिर कल परसों तरसों हमने पास पेपर की प्रैक्टिस ही करनी है। तो आप लिख लीजिए एक सवाल। Following information relates to first 3 years of a business. Following information relates to first 3 years of a business. अच्छा, अब आपको जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा ना तो वो अंग्रेजी, और ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट 34, 35 और 36। मैंने कहा कि जो भी बताने लगा उसकी अंग्रेजी बताऊंगा, और ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 कॉलम बना लें। तो सेल प्राइस पर यूनिट बताई है 34, 35, 36। मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट 9, 10, 11। लेबर कॉस्ट पर यूनिट 8, बाकी दोनों तो लिख ही लेंगे, 9, 10। वेरिएबल एफओएच 2, 3, 4। शाबाश, देखें गिनती आती है आपको।
फिक्स्ड ओ ए आर पर यूनिट, फिक्स्ड ओ ए आर पर यूनिट, यानी यही चीज बता रहा हूं ये 4 5 6 वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट 3 3 और 3, तीनों साल में 3। और फिर लिखें एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एफओएच, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एफओएच 15,300 यानी 15,300, 18,000, 35,000। रिपीट कर रहा हूं 15,300, 18,000 और 35,000। अच्छा, आप में से जो बच्चे ये जो डेली टॉक्स कर रहा होता हूं उनमें आता आया करते हैं, तो आज नहीं है, मेरी थी लेकिन मैंने उसको जुमेरात पे शिफ्ट कर दी, तो अब जुमेरात को होगी, मंगल बुध जुमेरात नहीं, इसी हफ्ते। क्या लिखा जी? अब लिखें एक्चुअल, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट, एक्चुअल टोटल फिक्स्ड एडमिन एंड सेलिंग कॉस्ट 5,000, 6,000, 7,000। ये हो गए सारे रुपए पैसे। उसके बाद लिखें, यानी यही लिस्ट चल रही है आगे, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड 5,000, 4,200 और 5,500, यानी 5,000, 4,200 और 5,500। फिर लिखिए यूनिट सोल्ड 5,000, 3,600 और 5,750, 5,750, 5,000, 3,600 और 5,750। और बस मुझसे रिक्वायर्ड है for each of the 3 years, for each of the 3 years, part A, income statement using, अब यूजिंग के बाद पॉइंट 1 मार्जिनल कॉस्टिंग, पॉइंट 2 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, और पार्ट बी रिकंसिलिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। ओपनिंग कोई नहीं है कि ये कैसे पता, तो ढूंढना है ना, इसलिए 3 साल का डाटा दिया। रिक्वायरमेंट रिपीट कर रहा हूं, तीनों साल के लिए इनकम स्टेटमेंट मांगी है दोनों अप्रोचेस से, और फिर दोनों अप्रोचेस की इनकम स्टेटमेंट बनानी होगी, तो प्रॉफिट्स की रिकंसिलिएशन ये रिक्वायरमेंट है, ये कुल चैप्टर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए इनकम स्टेटमेंट बनानी है और रिकंसिलिएशन। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। अच्छा, अब मैं आपको ना, मैं फॉर्मेट सादा सादा फॉर्मेट लिख देता, लेकिन वैल्यूज इसलिए डाली है कि आप फिर वो प्लस माइनस से रिलेट कर सकें। इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं मैं मार्जिनल से, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अच्छा, अब एक काम ये करें कि एक पेज तकरीबन इनकम स्टेटमेंट
एक पेज से कम ही लगता है वैसे, एक पेज से कम ही लगता है, लेकिन आप 2 पेजेस रख लें, 2 इनकम स्टेटमेंट और एक रिकंसिलिएशन के लिए, और तीसरे पेज पे आ जाए। इस सवाल में ना नॉर्मली 3 वर्किंग्स बना करेंगी। एक वर्किंग बनेगी क्वांटिटी स्केड्यूल, और ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे थे वो हम मशीन के अंदर बैठे हुए थे, हम मशीन के अंदर बैठ के देख रहे थे इतना इन है इतना आउट है, हम मशीन के अंदर बैठे हुए थे। अब हमने फिनिश गुड्स के स्टोर के अंदर बैठना है, अब फिनिश गुड्स के स्टोर के अंदर बैठ के क्वांटिटी स्केड्यूल बनाना है। कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन अब हम मशीन के अंदर नहीं बैठे हुए, फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठे हुए। ओपनिंग, अच्छा अब सवाल 3 साल का है ना, तो फिर ये 3 साल का क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहा हूं। फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठे हैं भाई सारे। ओपनिंग और फिनिश गुड्स के स्टोर में इनपुट से क्या मुराद है? फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठे जो प्रोड्यूस हुए हैं, और क्लोजिंग, और अब यहां आउटपुट से क्या मुराद है? फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठे जो सेल हैं। तो पहले जो हम क्वांटिटी स्केड्यूल बना रहे थे मशीन के अंदर बैठे हुए थे, अब हम फिनिश गुड्स के स्टोर में बैठे हैं। ईयर 1 में क्या क्या हुआ? 5000 बने, 5000 बिके, तो कोई क्लोजिंग नहीं है, और ईयर 1 था तो इसलिए ओपनिंग भी कोई नहीं है, क्लोजिंग नहीं है तो अगला ओपनिंग भी नहीं है। ईयर 2 में कितने बने, बिके कितने? अच्छा इसके सवालों में ना जैसे पहले होता था इनमें से ही कोई मिसिंग फिगर निकल रही हुआ करेगी, जैसे अभी हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे हैं। तीसरे साल ये क्लोजिंग इधर ओपनिंग आ गया, बने कितने? 5500, बिके कितने? हो सकता है क्लोजिंग ओपनिंग बताया होता सेल निकाल रहे होते, हो सकता है ओपनिंग क्लोजिंग सेल बताई होती प्रोडक्शन निकाल रहे होते। तो ये वर्किंग बना करेगी एक। दूसरी एक वर्किंग कॉस्ट पर यूनिट की बना करेगी। अच्छा इसके मैं आपको 3-4 सवाल प्रैक्टिस करा दूं ना, तो फिर प्रोसेस और मार्जिन एब्जॉर्प्शन के मिक्सचर सवाल भी हैं, वैरायटी। 2-3 दफा आए मैं पास्ट में, 2 दफा। कॉस्ट पर यूनिट यानी प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, तो उसमें आपको ये सब बताए तो हुए, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर, लेकिन चूंकि सवाल मार्जिन और एब्जॉर्प्शन दोनों से करना है तो इसलिए दोनों की पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग होगी। वेरिएबल एफओएच डालेंगे सिर्फ तो वो मार्जिनल की बनेगी। बताइए कितनी ईयर 1 में? 9, 10, 11। लेबर वेरिएबल, चूंकि सवाल मार्जिनल का भी है तो हम इनका एक टोटल कर देते हैं। नहीं भाई 19, और सवाल एब्जॉर्प्शन का भी है तो एब्जॉर्प्शन के लिए क्या करें, इसी में ऐड कर लेते हैं, और वो भी वो जो OAR था कितना 4, 5, 6, और इसको भी साथ मिला लेंगे तो ये एब्जॉर्प्शन का सवाल करने के लिए प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाएगी 23, 27, 21। एक वर्किंग और है लेकिन वो एब्जॉर्प्शन में इस्तेमाल होनी है, इसलिए मैं अभी वर्किंग 3 की बजाय पहले ये इनकम स्टेटमेंट भर के देता हूं। ये नोट कर लें, फिर कैमरा इधर होना है। जी नोटेड तो मैंने उधर शिफ्ट करना है, बड़े चिल मॉल में बैठे हैं यार। अच्छा मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट आपके लिए एक नई चीज है, पहले जितनी भी अकाउंटिंग सीखी है वो ये चीज नहीं पढ़ी होगी आपने। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस पढ़ी हुई है, पढ़ी हुई पहले। सेल्स, अच्छा अब सवाल वाले को
जो फिगर्स उसने दी हुई हैं वो तो हमने सीधी लिखनी है, लेकिन जो हमें कैलकुलेट करनी पड़ी है तो सवाल वाले को बताना पड़ता है कैसे कैलकुलेट की। तो सेल्स की फिगर कैसे निकालूं, वो तो यूनिट्स पता है, सेल प्राइस भी दी हुई है, तो हम कह देते हैं जी सेल प्राइस तुमने दी हुई है और यूनिट सोल्ड भी तुमने दिए हुए हैं। तो ईयर 170,000, ईयर 2 सेल्स निकाल रहा हूं मैं, यूनिट सोल्ड भी पता है और सेल प्राइस पर यूनिट भी पता है जी। 126,207,000। सेल्स में से माइनस होता है क्या, कॉस्ट ऑफ सेल, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो होती है ना। तो वैसे तो कॉस्ट ऑफ सेल लिखना काफी है, लेकिन स्टूडेंट्स की आसानी के लिए यह जरूरी होता है लिखना वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ताकि स्टूडेंट को भी ये फॉर्मेट भी याद रखने में आसानी हो कि इसमें फिक्स्ड एफर्ट नहीं आ रहे। आल्दो कि हमारी ये वर्किंग टू बता ही रही है कि क्या क्या शामिल करना है, लेकिन आपको याद करने में आसानी हो इसलिए वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स बचपन से निकालते आ रहे हैं, ओपनिंग फिनिश गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, प्लस परचेजेस क्या प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। और हमने अपनी वर्किंग 1 में यूनिट्स भी बना लिए हुए हैं और वर्किंग 2 में पर यूनिट कॉस्ट भी बना ली हुई है। तो पेपर मार्कर को बस इतना बता देना काफी है कि कॉस्ट ले लो तुम वर्किंग 2 से और यूनिट्स देख लो जाके वर्किंग 1 से। अच्छा हाँ, सवाल में एक चीज मिस हो गई, सॉरी। सवाल में एक लाइन लिख लें कि बिजनेस FIFO मेथड फॉलो करता है, बिजनेस यूजेस FIFO मेथड। दूर साथ साथ रहना यार। ईयर 1 का ओपनिंग स्टॉक नहीं था, क्लोजिंग भी नहीं था। ईयर 1 की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इतने यूनिट्स बने और मार्जिनल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो 19, तो 5,000 इंटू 19, 95,000। चलें कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ही कर रहा हूं तो वही बताता हूं। ईयर 2 में 4,200 यूनिट्स बने, 22 वाले, 4,200 इंटू 22, 92400। ईयर 3 में 5,500 यूनिट्स बने, 25 वाले, 1300। ईयर 1 का क्लोजिंग कुछ नहीं है तो ईयर 2 का ओपनिंग कुछ नहीं है। ईयर 2 का क्लोजिंग, ईयर 2 में 600 बचे थे इन्हीं में से, तो ये 622 वाले ही थे, 600 इंटू 22, ये बन गया ओपनिंग। FIFO मेथड है तो ईयर 3 के 350 किस में से हैं, FIFO मेथड है, इनमें से हैं, यानी ये भी 25 वाले हैं, 350 इंटू 25 जी, 8750। अच्छा, आप चूंकि इन्वेंट्री वैल्यूएशन पढ़ चुके हुए हैं और मिड टर्म दिया है तो रिवाइज भी किया होगा, इसलिए इस सवाल को करा मैं FIFO से रहा हूं, लेकिन यही वैरायटी बता। अगर F को होता तो ईयर 3 में बताएं मैं क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालता, 13,200 प्लस 137,500, 600 प्लस 5500, 0.71, और फिर हम क्लोजिंग स्टॉक निकालते 350 इंटू ये, फिर ऐसे निकालते, ठीक है, फिर ऐसे निकलता। अभी FIFO है ना, तो 350 इन्हीं में से थे, यानी 25 वाले थे, तो 350 इंटू 25 किया है तो ये बना है। सेवन 9,200 141,950।
ये ब्रैकेट सिर्फ इसलिए लगाए हैं क्योंकि सेल में से ही माइनस कर रहा हूं। फोर 65050। इन फिगर्स का नाम है ग्रॉस, आगे लिखता हूं। अच्छा, अगले चैप्टर्स में भी ये बात काम आएगी, पेज के नुक्कड़ में कहीं लिख लें। जब हम सेल में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, आज तक ये सीखा है। कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट, सारी कॉस्ट माइनस कर लें तो नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर कॉस्ट की जगह हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो उस आंसर को प्रॉफिट नहीं कंट्रीब्यूशन कहते हैं। सेल में से सारी कॉस्ट माइनस प्रॉफिट, सेल में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस तो कंट्रीब्यूशन। सेल में से सारी कॉस्ट माइनस कर लें, सारी मतलब फिक्स्ड भी, सारी कॉस्ट माइनस तो उसको प्रॉफिट कहते हैं, जो आज तक करते आए हैं। लेकिन अगर सेल्स में से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट माइनस करें तो उसको प्रॉफिट नहीं कंट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर ये सारी कॉस्ट ऑफ सेल होती तो आंसर क्या कहलाता? ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल है तो आंसर कहलाएगा ग्रॉस कंट्रीब्यूशन। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक जाना हो तो एडमिन सेलिंग खर्चे माइनस कर लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक जाना हो, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से नेट कंट्रीब्यूशन, दोबारा ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट तक पहुंचना है तो एडमिन सेलिंग खर्चे माइनस करते हैं। अब मैं कह रहा हूं ग्रॉस कंट्रीब्यूशन से नेट कंट्रीब्यूशन तक पहुंचना है तो एडमिन सेलिंग सारे नहीं, सिर्फ वेरिएबल वाले, लेस वेरिएबल। सवाल में है कहीं? जी हैं। 3 रुपए पर यूनिट है तो 3 रुपए इंटू कौन से यूनिट्स? यूनिट 100। 15,000 10800 17250। इसके आंसर को कहेंगे नेट कंट्रीब्यूशन। $60 36 47 नेट कंट्रीब्यूशन और नेट प्रॉफिट में क्या फर्क रह गया? फिक्स्ड कॉस्ट्स का। तो अब इस बिजनेस की जितनी भी फिक्स कॉस्ट हैं वो माइनस हो जाएंगी, और वो सवाल में 2 दी हुई हैं, फिक्स्ड एफओएच दिए हुए और फिक्स्ड एडमिन और सेलिंग दिए हुए। ये दिए हुए मैंने। फिक्स्ड एफओएच कितना? 15,300 18,000 35,000। और एडमिन सेलिंग ले जी, इंशाल्लाह मैं नेट प्रॉफिट एब्जॉर्प्शन और रिकंसिलेशन करता हूं कल, और फिर इसके पास्ट पेपर का सवाल कराता हूं। नेट प्रॉफिट क्या बना? 39,700 12,000 5800। ये मार्जिनल की इनकम स्टेटमेंट है। ये फॉर्मेट है इसका कि पहले वेरिएबल खर्चे माइनस कर लें फिर उसके बाद फिक्स्ड। चलो ठीक है।